हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर से अपना स्टार्ट करेंगे वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन होती क्या है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने तीन बातें पढ़नी है। पहली बात, व्हाट इज मोटिवेशन। दूसरी बात, मोटिवेशनल थ्योरीज क्या होती हैं, और स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए हम कौन से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स उनको देते हैं। तो पहली चीज से स्टार्ट करते हैं जो है मोटिवेशन की डेफिनेशन। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज मोटिवेशन। स्टूडेंट्स, ये मोटिवेशन क्या चीज है। जब भी एक एम्प्लॉय को आप हायर करते हो तो उसके ऑब्जेक्टिव्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है अलग अलग जा रहे हो, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसके ऑब्जेक्टिव्स को आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर देते हैं। उन फैक्टर्स को हम कहते हैं मोटिवेशन। तो व्हाट इज मोटिवेशन? द फैक्टर्स that align an employee's interest with the objectives of the business. सर, अब कोई इंसान काम क्यों करता है, तो इसके लिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक इंसान था, बिल्कुल बेरोजगार था, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले उसको क्या चीज चाहिए थी? उसको पहली चीज जो चाहिए थी वो था पैसा। उसने सबसे पहले ढूंढा पैसा। उसने देखा उसको कौन सा ऐसा काम मिल सकता है जो काम भी हो और वो पैसा भी दे। तो उसने देखा कि उसको मनी ओरिएंटेड या पैसा किस जगह पे मिल रहा है। तो उसको ये बात पता चली कि एक मिडिवल से जॉब कर लो, शायद पैसा मिल जाए। वो पैसे की तलाश में चला गया। फिर वो काम किए जा रहा था और उसको कभी भी जिंदगी में ये सुकून नहीं मिल पा रहा था कि वो सुबह काम पे आएगा कि नहीं आएगा, उसकी जॉब सिक्योर है कि नहीं है। तो दूसरी चीज जो उसको चाहिए थी वो थी सिक्योरिटी। किस चीज की सिक्योरिटी? उसकी जॉब की सिक्योरिटी। तीसरी चीज, उसकी जॉब एक जगह पे रुक गई या वो एक जगह पे रुक गया तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा। इसके लिए उसको चाहिए थी प्रमोशन। प्रमोशन हासिल करने के बाद उसको अपना एक मकाम चाहिए था सोसाइटी के अंदर। मकाम का मतलब क्या हुआ? स्टेटस चाहिए था। उसको ये चाहिए था कि दो लोग उसको पहचाने। सर, इसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जो काम कर रहा था क्या वो काम एंजॉय कर रहा था? और उस काम से क्या सिर्फ उसको सैलरी मिलती थी और कोई बेनिफिट नहीं था? क्या उसको कोई फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे? क्या एक ही किस्म का काम था, वैरायटी नहीं थी उसकी टास्क में? और इस सब के बाद क्या उसकी कोई दोस्तियां नहीं हुई, उसका सोशल ग्रुप नहीं हुआ? सर, मैं और आप काम सिर्फ काम के लिए करते हैं? कभी भी नहीं। मैं और आप काम अक्सर अपने सोशल ग्रुप्स के लिए करते हैं, वर्क प्लेसेस के लिए करते हैं। सर, परफेक्ट एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, यूनिलीवर का, गूगल का, एप्पल का। आप इन सारी कंपनीज को देख लें, इन सब कंपनीज में एक ही बात कॉमन है। ये सारी कंपनीज इस बात पे फोकस कर रही हैं कि इनके वर्क प्लेस इतने अच्छे हों कि लोग आके एंजॉय करें। इनके वर्क प्लेसेस पे ही जिम्स मिलें, इनके वर्क प्लेसेस पे ही रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मिलें। ये सब क्या करते हैं? ये सब ये बात इंश्योर करते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑन द जॉब गुजारें। और जितना इंसान ऑन द जॉब होगा उसकी प्रोडक्टिविटी, इवन इफ ही इज लेजी, ज्यादा ही होगी। अगर वो सुस्त भी है तो भी वो ज्यादा ही काम करेगा, रादर देन अ पर्सन हु वर्क्स फ्रॉम होम, रादर देन अ पर्सन हु रन्स अवे टू होम। वर्किंग फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट क्यों इतना फेमस हो गया है? क्योंकि लोगों ने ये बात देखी कि इंसान अपने कंफर्ट जोन में शायद ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू अ प्रॉपर सूटेड बूटेड प्लेस वेयर ही हैज टू वर्क एवरी डे। अब हम ये बात देखते हैं कि एक मोटिवेटेड वर्कफोर्स के लिए बिजनेस इतना कुछ कर क्यों रहा है। Why is a motivated workforce important for a business? Why is a motivated workforce important
फॉर द बिजनेस। एक मोटिवेटेड वर्कफोर्स का बिजनेस को यूज क्या है? पहली चीज, जब वर्कफोर्स मोटिवेटेड होगी तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी, यानी लोग काम ज्यादा करेंगे तो मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, लोगों की विलिंगनेस ज्यादा हो जाएगी चेंज एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि लोग काम ज्यादा कर रहे हैं तो लोग सोचेंगे ओके, अगर इसमें कुछ एडवांसमेंट्स आ रही हैं तो वो हमारे लिए ही आ रही हैं। तो विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज। तीसरी चीज, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन क्या है? जब एक आदमी बात नहीं करेगा काम से रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड, तो पता कैसे चलेगा कि हाउ टू इंप्रूव हिज टास्क। एग्जाम्पल है, हम यहां पे बात करते हैं कि हमें रोज बच्चों को क्या नई सर्विस देनी चाहिए, क्या नए काम हमें सिखाने चाहिए, हमें और किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए। ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये शो करता है कि हम मोटिवेटेड हैं। हम आप लोगों का फीडबैक लेने के लिए वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मोटिवेशन ही इस वजह से आती है जितना हमारे बच्चे हमें फीडबैक दें। 4, लो स्ट्राइक्स, लोग स्ट्राइक्स पे कम जाएंगे। 5, लो एब्सेंटी रेट, लोग एब्सेंट कम होंगे। सर आखिरी चीज, लो लेबर टर्नओवर। ये लेबर टर्नओवर क्या होता है और इसका कंपनीज को फायदा क्या होता है? कंपनी को फायदा क्या है लो लेबर टर्नओवर का? और लेबर टर्नओवर क्या है? जब एक कंपनी के अंदर बार बार लोग चेंज हो रहे हैं विद इन द ईयर, लोग छोड़ के जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, दैट्स नोन एज लेबर टर्नओवर। और ये इतना ज्यादा कंपनी को इंपैक्ट क्यों करता है? क्योंकि अब नए आने वाले को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा कि काम कैसे होता है। लेकिन पुराना बंदा जो ये सारी चीजें ऑलरेडी सीख चुका है, उसके लिए सब इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। तो कंपनीज अक्सर चाहती हैं कि पुराना बंदा अगर कॉम्पिटेंट है तो उसको रिटेन कर लें। सर अब ये तो सब हो गया कि लोग काम क्यों करते हैं, काम किस लिए किया जाता है। अब ये पता करते हैं कि मोटिवेशन पे थ्योरीज किन किन की हैं और वो हमसे कहती क्या हैं। ओके, तो मोटिवेशन के बारे में 3 थ्योरीज हैं। एक है मैस्लो की थ्योरी, जिस थ्योरी को हम कहते हैं हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। एक है टेलर की थ्योरी, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैन। और आखिरी थ्योरी है हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, जो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दी, जिसको हम कहते हैं 2 फैक्टर थ्योरी। पहले हम स्टार्ट करते हैं मैस्लोज हायरार्की से। मैस्लो भाई ने एक हायरार्की बनाई ह्यूमन नीड्स की, जो स्टार्ट होती है फिजिकल नीड्स पे और एंड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। फिजिकल नीड्स का क्या मतलब है? बेसिक रोटी, कपड़ा और मकान। मेरे पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, मेरी कंपनी मुझे ये सब प्रोवाइड कर रही है, ये हो गई मेरी बेसिक फिजिकल नीड्स पूरी। दूसरा होता है सेफ्टी नीड्स। फिजिकल नीड्स के बाद एक इंसान, अब आप इमेजिन करें ना एक इंसान को, एक इंसान के पास ना रोटी थी, ना कपड़ा था, ना मकान था, और जब ये आ गया, आपके पास एक बेसिक घर आ गया, शेल्टर आ गया, तो अब आप सोचते हो कि लेट्स हैव अ चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं ताकि वो घर को देखे। तो एक तो फिजिकल नीड्स, दूसरी सेफ्टी नीड्स, तीसरी आ गई सोशल नीड्स। पहले घर चाहिए था, अब एक अच्छी जगह पे बंगला चाहिए, ये हुई सोशल नीड्स। फिर आ गई एस्टीम नीड्स, लोगों की रिकॉग्निशन चाहिए, घर के बाहर नेम प्लेट लगवा ली। और आखिरी चीज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम एक थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो अनअचीवेबल है, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैं मेरा ट्रू पोटेंशियल रीच कर जाऊं, जो कभी भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, जो थ्योरी या जो चीज मुझे एक बार मिल गई और उसने मेरी नीड सेटिस्फाई कर दी, वो अब मेरे लिए मोटिवेटर का काम नहीं करेगी। जो चीज मुझे एक बार मिल गई वो अब फर्दर मेरे लिए मोटिवेटर नहीं है। तो लिमिटेशंस है कुछ, हर थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो लिमिटेशंस मैस्लो की थ्योरी के क्या है?
लिमिटेशन मैस्लो की थ्योरी का यह है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन से। तो लिमिटेशंस क्या है इस थ्योरी की? मैस्लो की थ्योरी की लिमिटेशंस में सबसे पहला लिमिटेशन यह है, नॉट एवरीवन हैज आइडेंटिकल नीड्स। हर किसी की नीड्स आइडेंटिकल थोड़ी हो सकती हैं। सर दूसरा, हर इंसान को पैसा चाहिए होता है, लेकिन मैस्लो कहता है कि एस्टीम नीड सिर्फ इज्जत देने से पूरी हो जाती हैं। मैं एक बंदे को बोलूं आप मैनेजर हो, मैं एक बंदे को बोलूं कि आप मैनेजर हो, लेकिन मैं आपको पैसा नहीं दूं। मैं एक बंदे को बोलूं मैं आपको रोटी दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। एक बंदे को बोलूं मैं आपको घर दे दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। तो क्या वो बंदा मेरे पास काम करेगा? कभी भी काम नहीं करेगा। मनी इज ऑल्सो अ मोटिवेटर बट नॉट काउंटेड एज वन, सर थर्ड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो एक एब्स्ट्रैक्ट है, वो इसका बहुत एसेंशियल पार्ट है, वो इसके टॉप पे आता है। तो हम लिखेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सर अब हम आते हैं दूसरी थ्योरी पे। ये थ्योरी है F.W. टेलर की। इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैन। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैन, आम आदमी की थ्योरी। सर ये थ्योरी आपसे कहती क्या है? ये थ्योरी ये कहती है कि फाइंड द बेस्ट वे टू डू द जॉब, and train your staff according to that, and train your staff for that. सर इस थ्योरी ने हमें क्या दिया? दिस थ्योरी क्रिएटेड पीस रेट मेथड ऑफ पेमेंट। इस थ्योरी ने हमें पीस रेट मेथड ऑफ पेमेंट दिया। अब पीस रेट मेथड ऑफ पेमेंट क्या है? व्हाट इज पीस रेट बेसिस? स्टूडेंट्स, पीस रेट मेथड का मतलब है कि मुझे पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के पैसे मिले। मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करूं, मुझे पैसे मिले। यहां पे आप देखें, एक टेलर है, वो टेलर को एक शर्ट रेडी करने के पैसे दिए जा रहे हैं। तो टेलर, F.W. टेलर ने, एक तो वो टेलर है जो हमारे कपड़े सी रहा है, और एक ये टेलर है जिसने इतनी बड़ी बात कर दी। सर इस वाले टेलर ने बोला कि आप पीस रेट बेसिस के अकॉर्डिंग काम करवाओ, बेस्ट मेथड फाइंड करो और अपने लोगों को बोलो उस तरीके से ही काम करते रहें। इसको हम कहते हैं पीस रेट बेसिस। टू पे स्टाफ ऑन पर यूनिट बेसिस। This means to pay staff on per unit basis. लास्ट थ्योरी जो हमारे पास है वो है हर्ट्जबर्ग की। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी में क्या होता है कि आपके फैक्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता
एक को कहा जाता है हाइजीन फैक्टर्स और एक को कहा जाता है मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स कौन से होते हैं? हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जिनके होने से कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं आती, लेकिन ना होना आपको डीमोटिवेट जरूर कर देता है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, होने से एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं आ रही, लेकिन ना होना, वापस से बोल रहा हूं, ना होना आपको डीमोटिवेट जरूर कर देगा। और मोटिवेटर्स क्या हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे? तो पहले अब हम एक लिस्ट देख लेते हैं। यहां आ जाएंगे सारे हाइजीन फैक्टर्स और इस तरफ आ जाएंगे सारे मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स में पहला है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी ना हो तो इंसान काम पे जाने से भागता है। सर अगर मैं यहां आ रहा हूं, वर्चुअल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन में आ रहा हूं और मुझे यहां पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिले, मैं आना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर यहां का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यही लगेगा कि यार एक क्वालिफाइड इंसान अगर पढ़ा रहा है तो उसको कम से कम ऐसी जगह तो मिले। दूसरा, रिलेशन विद अदर्स। मेरे यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के लोगों से, मेरे कुलीग टीचर्स से रिलेशन अच्छे हैं तो ये बात बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे मेरी प्रेजेंस को। लेकिन अगर मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो भी इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं काम करना छोड़ दूंगा। मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लोग ग्रजेस रख रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स हियर, मैं यहां आने से पहले 2 बार सोचूंगा। सैलरी, मुझे टाइम पे पेमेंट मिल रही है, किसी को भी अगर टाइम पे पेमेंट मिल रही है वो शिकायत नहीं करेगा। लेकिन अगर टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रही तो वो जरूर ये बात बोलेगा कि यार हमें तो टाइम पे पैसे नहीं मिलते, हम जा रहे हैं। सुपरविजन, अगर एक स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर है मेरे ऊपर तो मैं ये बात बोलूंगा यार मैं तो यहां पे सांस भी लेता हूं तो लोग कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन अगर मेरा सुपरवाइजर नॉर्मल है, आमतौर पे बिल्कुल सही है मेरे साथ, इफ आई एम डूइंग माई वर्क वेल, ही इज अप्रिशिएटिंग इट, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगेगा हाँ यार ठीक है, मैं तो अच्छा ही काम करता हूं। और लास्ट चीज है कंपनी की पॉलिसी, यहां की पॉलिसी। अगर यहां की पॉलिसी मुझे ग्रो कर रही है तो मैं तो डेफिनेटली ट्राई करूंगा ना कि मैं और अचीव करने की ट्राई करूं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अगर एक जगह की पॉलिसी ओके है, अच्छी है, बेस्ट है, अब ये बोलते हो यार सारी जगहों की तो ऐसी होती है, इदारे तो ऐसे ही चलते हैं, हमने ये बात बहुत ज्यादा सुनी है, इदारे तो ऐसे ही चलते हैं। अरे दोस्त, इदारे ऐसे नहीं चलते, आपको नहीं पता इदारे कैसे होते हैं। अगर कहीं की पॉलिसीज अच्छी नहीं होंगी, आप 2 दिन नहीं लगाओगे काम करने के लिए। आखिरी चीज जो हर्ट्जबर्ग ने बोली वो थी मोटिवेटर्स। अब ये वो चीजें आएंगी आपके सामने जो आपको मोटिवेट करेंगी, आपसे काम करवाएंगी। पहला आपका काम। अब ये बात याद रखिएगा कि एक इंसान जब पढ़ा रहा होता है, जब इंसान पढ़ा रहा होता है, टीच कर रहा होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन पता है क्या है? हमारे लिए 2 चीजें हमें मोटिवेट करती है। एक हमारा काम यानी वर्क इटसेल्फ, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट। तीसरी चीज प्रमोशन। अगर मैं एक इंसान को बोलूं कि मैं आपको 1-1.5 साल में प्रमोट कर दूंगा, वो जान लगाएगा। अचीवमेंट, मैं उसको सर्टिफिकेट दूं, ट्रॉफीज दूं, आई टैप हिम ऑन द बैक, आई रिकॉग्नाइज व्हाट ही इज डूइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, दिस विल ऑलवेज मोटिवेट अ पर्सन। आखिरी चीज जो इस चैप्टर की रह गई है वो है कि आप अपनी वर्कफोर्स को मोटिवेट कैसे करते हो। वर्कफोर्स को मोटिवेट करने के लिए 2 चीजें हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। हम पहले फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की एक लिस्ट बना लेते हैं। तो है फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में सबसे पहली चीज है सैलरी, दूसरी चीज है पीस रेट, हर पीस का रेट, पर यूनिट रेट जो आप पे करोगे। तीसरी चीज है बोनस, कोई एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हो तो वो। पांचवी चीज है फ्रिंज बेनिफिट्स। सर ये तो आपके नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, इनको फाइनेंस में क्यों डाल रहे हो? यार होते तो पैसों से ही है ना। मैं अगर किसी को पेट्रोल कार्ड दे रहा हूं, फ्यूल कार्ड दे रहा हूं, तो दे तो पैसों में से ही रहा हूं ना। और लास्ट चीज है प्रॉफिट शेयरिंग।
सर अब आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की तरफ। भाई ये नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स क्या है? नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में पहला है जॉब रोटेशन, दूसरा है जॉब इनलार्जमेंट, तीसरा है जॉब इनरिचमेंट। अब हम एक एक करके ये तीनों चीजें सीखते हैं। जॉब रोटेशन क्या होता है? मेरा काम मैं किसी और से करवा लूं और किसी और का काम मैं कर लूं। एग्जाम्पल, मैं बिजनेस स्टडीज की जगह अकाउंट्स पढ़ा लूं और अकाउंट्स वाले सर बिजनेस स्टडीज पढ़ा लें। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि इन केस ऑफ एब्सेंस हम दोनों एक दूसरे का काम कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो सके। इनलार्जमेंट क्या है? सेम स्किल सेट को बढ़ा दो। मैं पहले सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ा रहा था, मैंने सेम कोर्स का चैप्टर 2 भी पढ़ा दिया। प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, मैं सिर्फ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता था, अब मैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाने लग गया। ये हो गई इनलार्जमेंट। इनरिचमेंट, एक नया स्किल सिखा दिया गया। पहले मैं सिर्फ रिसीवेबल्स को ट्रीट करता था, अब मेरी कंपनी ने मुझे बोला सर आप सारे करंट एसेट्स की अकाउंटिंग आपके ही हाथ में है, सारे करंट प्लस नॉन करंट एसेट्स भी आपके हाथ में है। ये हुई इनरिचमेंट, मुझे एक नया स्किल सिखा दिया गया। चौथी चीज क्वालिटी सर्कल्स। जब लोग मिलके अपने काम को डिस्कस करते हैं और उसको बेटर करने के आइडियाज लेके आते हैं, दैट्स क्वालिटी सर्कल्स। टीम वर्क, ऑब्वियसली एक टीम बना दी, उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया, उनको मोटिवेट किया। और लास्ट चीज जो है वो है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है कि एक मैनेजर अपना काम